हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए, आप सभी का फिर से टीएनसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन का क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मैं मेंटली इल का इफेक्ट कैसे पेशेंट पे कैसे पड़ता है, उसके फैमिली पे, रिलेटिव्स पे कैसे पड़ता है। हॉस्पिटल में जैसे तरह तरह के पेशेंट आते हैं ना, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मतलब डर सा लगा हुआ रहता है अंदर से कि क्या होगा मेरा, बचेंगे नहीं बचेंगे। उस तरफ फैमिली को डर लगा हुआ रहता है। अगर परिवार में वो एकलौता कमाने वाला आदमी है तो फैमिली को भी डर लगा हुआ रहता है। तो इससे जानेंगे और हम लोग जानेंगे कि इस सब से छुटकारा कैसे पाएँ। इमोशनल कंट्रोल पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होता है। तो जैसे कि नॉर्मली आप लोग सोच सकते हैं कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या होगा। जैसे कि वो खुद से मतलब पहले खुद से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, खुद से डिसीजन लेगा कोई भी चीज़ में, कितना भी बड़ा से बड़ा डिसीजन लेना होगा, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे खुद से डिसीजन लेगा। या फिर और भी कुछ अपना एक बैलेंस बना के रखेगा समाज में, या फिर किसी से भी उसका ज़्यादा झगड़ा-झाटी किसी से नहीं होगा। तो आइए पॉइंट वाइज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन का क्या-क्या लक्षण होता है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो वो ना सेल्फ मतलब स्वयं, एक्सेप्टेंस यानी कि खुद को मतलब एक्सेप्ट करना, जैसा है वैसा है। मतलब खुद के बारे में अच्छे से जाना, एक्सेप्टिंग वन सेल्फ एंड वंस लिमिटेशन। तो खुद को अच्छे से जानेंगे और जानेंगे कि क्या लिमिटेशंस है हमारी, यानी लिमिट क्या क्या मर्यादा है, मतलब कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा ना, वो खुद के बारे में जानेगा, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद के बारे में जानेगा और खुद के लिमिटेशंस को जानेगा। एक होता है ना कि मतलब कुछ पास में कुछ रहता नहीं है, बड़ा-बड़ा फेंक देता है, तो ऐसा नहीं करेगा वो, मतलब सब कुछ रियलिटी को देख के सेल्फ एक्सेप्टेंस रहेगा। और रेजिलेंस, तो रेजिलेंस हो गया आपका क्या, मतलब आप कैसा भी परेशानी में हो तो उससे कॉप अप यानी कि उभरने का, खुद से वो प्रॉब्लम से उभरने का कोशिश कीजिएगा, निकलिएगा। जैसे कि इसका लिखा हुआ है रेजिलेंस का, द एबिलिटी टू फेस डिफिकल्टी एंड रिकवर फ्रॉम देम। तो कोई भी परेशानी को फेस करना, परेशानी को चैलेंज करना और उससे रिकवर यानी छुटकारा पाना, ये हो गया हमारा रेजिलेंस। तो बोलते हैं ना कि जैसे कि किसी के बारे में मतलब ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि उसका रेजिलेंस पावर बहुत अच्छा है, यानी कि वो बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है। कोई डिफ़िकल्ट, कोई मतलब पेचीदा या फिर कैसा भी प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, तो वो मतलब उस टाइम डिसीजन ले सकता है। तो ये हो गया आपका रेजिलेंस। और आपका थर्ड पॉइंट है कि मेंटेनिंग ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। तो वो मतलब इधर-उधर के चक्कर में फँसेगा नहीं, जिसका एक मेंटली हेल्दी रहेगा जो भी व्यक्ति, तो वो इधर-उधर के चक्कर में ज़्यादा नहीं फँसेगा। वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के बेस पे, पॉजिटिव माइंडसेट के बेस पे रहेगा, मतलब एकदम उसी पे काम करता रहेगा। पॉजिटिव आउटलुक, तो ऐसा पर्सन आपको कहाँ मिलेगा? तो जनरली मतलब ऐसा देखिएगा ना, तो आप लोग को जो भी साधु मुनि होते हैं, या फिर आजकल तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर आप बहुत सारे सर लोग को देख सकते हैं, तो वो लोग मतलब इस चीज़ में नहीं रहते हैं। वो एक पॉजिटिव आउटलुक, गोल डायरेक्टेड, मतलब अपने गोल की तरफ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, कोई भी चीज़ को लेके। पॉजिटिव थिंकिंग, इधर-उधर की चीज़ में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते। एक कहावत है ना कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो। तो वही इस पे बैठता है। और ये हो गया आपका हेल्दी रिलेशनशिप। तो जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन रहेगा ना, उसका देखिएगा कि एकदम सबसे बना के चलता है, मतलब उसका जल्दी किसी से कोई झगड़ा ही नहीं रहता। वो एकदम कोऑपरेटिव बिहेवियर का होता है। ले भाई वो कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी होगा ना, वो लोग कोऑपरेट कर लेगा कि तू भी खुश रहो, जाओ। तो ऐसे देखिए, हैविंग गुड एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विथ अदर्स। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, मतलब ऐस
ऐसा नहीं है कि जैसे कि देखिए, आप ठेला पे सब्जी खरीद रहे हैं, तो सब्जी वाला से कुछ बहस हो गया, तो उस टाइम आप उसको तो धमकी नहीं दीजिएगा ना कि मतलब ठेला हटवा देंगे, ये करवा देंगे आपका। तो उस टाइम आप मतलब एक हेल्दी माइंड से सोचिएगा कि कोई ना, 2 रुपया ज़्यादा ही लेगा, क्या बात है, इसका भी घर चलेगा, ये वो। अगर है तो ऐसा मतलब सबसे कोऑपरेटिव बिहेवियर का रहेगा। नहीं चाहेगा, जल्दी नहीं चाहेगा कि हमके किसी से बहस हो, किसी से झगड़ा हो। और पर्पसफुल लाइफ, तो हैविंग ए क्लियर पर्पस एंड गोल्स इन लाइफ, तो एक पर्पसफुल लाइफ जिएगा मतलब उसका देखेगा ना कि एक होता है जनरली आदमी, तो बहुतों को देखते हो गया अभी क्या होता है, सोए जगे खाए पिए फोन चलाए फिर सो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है उसका, मतलब डेली उसका एक शेड्यूल रहेगा, वो मतलब कब क्या कर रहा है फिक्स रहेगा, इसका एक फिक्स प्लान रहता है। और लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस चाहिए, तो बोलते हैं ना कि ऐसे जी के क्या करेंगे जब कोई पर्पस ही ना है। तो उसको जीने के लिए एक ऐसा पर्पस चाहिए जो उसके अंदर आग लगा रहो। पर्पसफुल लाइफ यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो उसी तरह मतलब अगर कोई पर्पस ही नहीं है तो वो जिएगा कहाँ है, फिर उसका मेंटली हेल्दी कैसे, बैलेंस कैसे रहेगा। तो उसको एक पर्पसफुल लाइफ चाहिए। अ, ऐसा मतलब देखते होंगे आप लोग, मतलब जो भी आर्मी वगैरह, एयरफोर्स, नेवी, इस सबको इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, तो मतलब ड्यूटी के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी देखेगा कि वो चैन से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो उसको काहे कि आदत लगा हुआ रहता कि हमेशा कुछ ना कुछ टास्क मिलते रहता उसको, तो इसीलिए वो एक पर्पस ढूंढते रहता हमेशा लाइफ में। उसके बाद आपका 6 पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल। तो इमोशनल कंट्रोल यानी कि मतलब इमोशनल एडजस्टमेंट। देखिए, अगर मतलब कुछ भी हुआ आपके साथ हो गया कि कोई फ्रेंड्स मतलब 4 के सामने आपका बेइज्जती कर दिया, दोस्त ही है आपका, तो उस टाइम आप उसको घिस के तमाचा तो नहीं मार सकते ना। भले मन में आता है कि अभी इसको एक लगाते ना, लेकिन आप मारते नहीं हो उस टाइम। तो इस हो गया कि आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करके रखते हैं, कोई ना, कोई बात नहीं, जाने दो। तो है कि अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वन्स इमोशन। तो मतलब समझ बुझ के छोड़ देते कि कोई बात नहीं, दोस्त ही तो है, आज ये क्या है, कल हम कर देंगे इसका बेइज्जती। तो ऐसे हो जाता है इमोशनल कंट्रोल। तो आप एक मतलब इमोशनल कंट्रोल यानी कि कोई भी इमोशनल क्राइसिस हो गया आपके फैमिली में या फिर रिलेटिव में, किसी का डी हो गया, तो उस टाइम मतलब कोई नहीं है वहाँ पे, या फिर आप ही मतलब जो भी है वहाँ, तो आप उस टाइम टूट जाइएगा ना, तो सब टूट जाएगा। तो उस टाइम आपको एक इमोशनल कंट्रोल मतलब माइंड मैपिंग बना के रखना पड़ता है कि खुद को संभालना है, मतलब सब कुछ मैनेज करके रखना है। एक इमोशनली इमोशनली मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि कोई भी मतलब फीलिंग्स हैं, जो कि कोई भी मतलब स्ट्रेसर्स यानी कि ये बाहर से आने वाला स्टिमुलाई जो भी हम पे इफ़ेक्ट करता है, तो उसके जो रिस्पॉन्स आता है, हम फ़ील जो करते हैं, वही हो गया हमारा इमोशन। तो हम इमोशन समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, अच्छा खराब। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो इफ़ेक्टिवली कोपिंग विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? पहले तो स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस आपका हो गया ना कि अभी जो होता है इमोशनल कंट्रोल, कोई भी पेनफुल इमोशन जो है ना, जो भी रिस्पॉन्स देता है उसी से हमको स्ट्रेस होता है। तो आजकल तो नॉर्मल हो गया है, किसी को भी देखिएगा परेशान तो हम लोग पूछ लेते ना कि स्ट्रेस में हो क्या? ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इस चीज़ का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो वो हो गया हमारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को वो मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो मैनेज करके चलेगा। मतलब बोलेगा कि कोई बात नहीं, 1 सप्ताह बाद एग्ज़ाम है ना, अभी मेरे पास 1 सप्ताह टाइम है, हम पढ़ लेंगे। तो वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे कि यार 7 ही दिन बचा है, इतना सब्जेक्ट बचा है, इतना चैप्टर है, इतना बैकलॉग है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्ज़ाम में नंबर आएगा। तो वो इतना नहीं सोचेगा, वो एक स्ट्रेस को हैंडल करना जानेगा, मैनेज करना जानेगा। तो देखा है ना, इफ़ेक्टिवली मतलब पूर्ण क्षमता से कॉपिंग विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उभरना यानी कॉप अप करना। उसके बाद सेल्फ केयर, तो वो मतलब अपना सेल्फ केयर यानी खुद पे ध्यान देगा। तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब देखिए,
इससे आप लोग धोखा मत खाइएगा। सेल्फ केयर तो आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग नहीं करते, तो सेल्फ केयर सब कोई करता है, लेकिन वो जो है रेगुलर बेसिस पे टेकिंग केयर ऑफ वंस फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो वो रेगुलर बेसिस पे खुद का मतलब फिजिकली एक्सरसाइज और मेंटली एक्सरसाइज डेली करेगा। जैसे कि मेंटली एक्सरसाइज क्या हुआ, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे कोई, या फिर कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब आप क्या हो गया मतलब रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आप, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो मेंटली हेल्दी पर्सन जो रहेगा ना, उसके पास बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहता है। मतलब एक प्रॉब्लम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। एक जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन रहेगा, आदमी रहेगा जो कि दिमागी रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, उसके पास मतलब कोई एगो प्रॉब्लम बताएगा ना, तो वो 1000 सॉल्यूशन दे देगा। मतलब एक से अधिक सॉल्यूशन देगा वो प्रॉब्लम का। किसके बेसिस पे? तो रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड हैविंग द एबिलिटी टू सॉल्व देम। तो उसके पास क्षमता रहेगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अपॉन हिज मतलब कहीं उससे पहले वो प्रॉब्लम से गुजरा हो, या फिर कहीं देखा हो, कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, मतलब इस सब के बेस पे वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब संदीप माहेश्वरी जी का नाम सुने होंगे आप लोग। तो वो क्या करता है, उसके पास आप कोई भी टॉपिक लेके जाइए, वो मतलब कम से कम उसका कहना है कि मतलब हाफ एन आवर या फिर 1 आवर तक, मतलब कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ उसके पास सॉल्यूशन है। क्योंकि वो हर एक प्रॉब्लम का मतलब अप एंड डाउन दोनों साइड देख के मतलब हर एक तरह से रिकॉग्नाइज करके उसका सॉल्यूशन देता है। तो ऐसा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और नंबर 10 जो कि आपका बहुत ज़रूरी है, सोशल इंगेजमेंट। तो ठीक है, बोलते हैं ना कि माइंड शार्प होने से क्या होता है, तो आप उसका यूज भी तो करें। तो सोशल एंगेजमेंट यानी सामाजिक कार्यों में मतलब खुद का सामाजिक कार्यों में खुद का मतलब इन्वॉल्व करना, खुद को इन्वॉल्व करना, जैसे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो कहीं कुछ सोसाइटी में हो रहा है, तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं ना हम लोग। तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना और ए बीइंग है और उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना। तो अगर देखते होंगे कि समाज में बहुत को ऐसा होता है कि बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और हम लोग भी अगर किसी का शादी हो, कुछ प्रोग्राम हो, या फिर सरस्वती पूजा बैठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग जनरली देखते होंगे कि बोलते हैं कि फलाना आदमी होता तो अच्छा होता। तो मतलब हर एक गाँव में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिसको कि मतलब ज़रूर कोई भी चीज़ मतलब कुछ भी फंक्शन हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, उसमें रखा जाता है कि नहीं ये आदमी को इसमें रहना चाहिए, वो कम्युनिटी एक बना देता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन का क्या-क्या लक्षण, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक बार समराइज़ करवा देते हैं आप लोगों को कि फर्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो मतलब खुद को अच्छे से जानेगा, खुद का मान मर्यादा जानेगा, उसके अनुसार मतलब वो फेंकेगा नहीं, फेंकू आदमी नहीं होगा। रेज़िलेंस यानी कि कैसा भी प्रॉब्लम हो मतलब स्वयं सेल्फ डिसीजन मेकिंग होगा। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब फेस करेगा, उससे लड़ेगा और सॉल्यूशन लाएगा कुछ ना कुछ। उसके बाद मेंटेन पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा। उसके बाद हेल्दी रिलेशनशिप मतलब सबसे कोऑपरेटिव बिहेवियर रहेगा, जल्दी किसी से झगड़ा नहीं होगा उसका। और पर्पसफुल लाइफ, एक लाइफ में एक पर्पस लेके चलेगा, ऐसा नहीं कि खाए पिए सोए फिर खाए पिए सोए, ऐसा मतलब नहीं है। और इमोशनल कंट्रोल यानी कि कोई भी विपदा उस पे आ जाए, उसका मतलब इमोशनल कंट्रोल एक बैलेंस करके इमोशन में रहेगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि कैसा भी स्ट्रेस हो उसको हैंडल उस करेगा, उससे कॉप अप करेगा, यानी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। सेल्फ केयर यानी रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेगा, फिजिकल मेंटल बोथ। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन उसका निकालने का कोशिश करेगा और सॉल्यूशन देगा। और सोशल इंगेजमेंट यानी कि समाज में कोई भी काम धाम हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा और एक और समुदाय का हिस्सा बनेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है इमोशनल कंट्रोल, यानी कि खुद के इमोशन यानी फीलिंग्स पे
कैसे काबू रखें? तो आजकल के ज़माने में नॉर्मल है ना कि कोई आपको चढ़ा रहा है, मतलब कोई कुछ 2 बात बोल के आपको चढ़ा दिया, आप चढ़ गए तुरंत, मतलब पेड़ पे चढ़ गए, मतलब जैसे कि अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना। आजकल क्या है कि आपको गुस्सा दिलाने के लिए क्या है, नॉर्मली आपका फ़ोन छीन लिया या फिर आप कुछ कर रहे हो उस टाइम बार-बार कॉल कर रहा है। तो आजकल ईज़ी हो गया है किसी को मतलब इमोशनली स्ट्रेसफुल करना या फिर अनबैलेंस करना। तो इस सब दुनिया में मतलब आप अपना एक खुद का इमोशनल कंट्रोल कैसे बनाए रखें? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपना एक खुद का कैसे इमोशनल कंट्रोल यानी अपने फीलिंग्स पे कैसे काबू पाएँ? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर इमोशन होता क्या है? इमोशन, तो इमोशन जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है अ, इमोवेर। जैसे कि आप लोग जानते हैं मूव मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, तो यहाँ है इमोवेर व्हिच मीन्स जिसका मतलब होता है टू स्टार अप। टू स्टार अप अथवा टू एक्साइट, तो एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना अचानक से लोग। तो जैसे कि आपको कोई गाली दे दिया, तो तुरंत आप मतलब एक्साइट हो गए कि मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन एक इमोशनल कंट्रोल आता है कि रुको तुमको वक़्त आने दो, पता चलाएँगे, रुको तुमको बताते हैं। तो अभी हम ये कर रहे हैं, रुको सबका हिसाब लेंगे। तो ये हो गया आपका एक मतलब इमोशनल कंट्रोल हो गया आपका। तो इसमें होगा क्या अगर आपका अच्छे से इमोशनल कंट्रोल डेवलप हो जाएगा, तो आप किसी के चढ़ावे-बढ़ावे में नहीं आइएगा। आप स्वयं डिसीज़न लीजिएगा, खुद का मतलब इमोशन को समझिएगा, उस पे काम कीजिएगा। नहीं तो आजकल जैसा चल रहा है ना कि मतलब लोग सब आपको चढ़ा के इमोशन में बहका देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो इस सब से बचिए और इमोशन कंट्रोल को अपने लाइफ पे अप्लाई कीजिए और सीखिए कैसे कोई भी प्रॉब्लम से कॉप अप कीजिएगा। तो देखिए इमोशनल कंट्रोल क्या है? तो इमोशनल कंट्रोल रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज एंड रेगुलेट one's emotions, particularly in stressful or challenging situation. It involves being aware of your emotions, understanding their impact and respond. तो देखिए यह कह रहा है कि इमोशनल कंट्रोल क्या है, तो ये एक खुद का क्षमता है रेगुलेट वंस इमोशंस पार्टिकुलरली, यानी कोई भी आदमी है उसका एक फीलिंग्स का जो है ना एक्सप्रेस करने का एक फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करेगा वो आदमी, तो वो कैसा सिचुएशंस है रिस्पॉन्स करने से पहले और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जहाँ पे वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको समझेगा अच्छे तरीके से और उसके बाद जाके वो एक्सप्रेस करेगा, जिसके इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज, यानी कि मैनेज करेगा, क्या मैनेज करेगा एंड रेगुलेट वंस इमोशंस, यानी खुद के इमोशंस यानी फीलिंग्स जो फील कर रहा है उनको उसको समझेगा ठीक से, उसको रियलाइज करेगा, तब जाके वो चैलेंजिंग या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसको एक्सप्रेस करेगा यानी व्यक्तित करेगा। तो ये हो गया हमारा इमोशनल कंट्रोल। तो इमोशनल कंट्रोल कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं जनरली कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज एंड रेगुलेट। मैनेज और इमोशन को मैनेज और रेगुलेट करना हो गया हमारा इमोशनल कंट्रोल। और जैसे कि इन ए स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई भी स्ट्रेसफुल स्ट्रेस भरा हुआ सिचुएशन या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन, इट इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ योर इमोशंस। तो ये इन्वॉल्व्स होता है कि अवेयर ऑफ योर इमोशन, तो जब तक आप खुद का इमोशन जानिएगा नहीं, तो आप एक होता है ना कि तिलचट्टा को देख के डर गया, कॉकरोच को देख के डर गए, एक कुछ होता है ये देख के डर गया, वो तो सबका अलग अलग है। कोई है कि ऊंचाई से किसी को डर है, तो सबका अपना अपना एक इमोशन है। तो मतलब उससे एक अवेयर होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या आप ऊँचाई से डर रहे हैं और बात कीजिएगा कि हम यहाँ से छलांग लगा के ये कर लेंगे, वहाँ चले जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्ड, और आप अंडरस्टैंड कीजिएगा उसका इम्पैक्ट क्या प्रभाव करेगा, उसके अनुसार आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। तो एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल कंट्रोल, तो क्या-क्या मतलब नज़रिया है इमोशनल कंट्रोल का, कैसे-कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपना इमोशनल कंट्रोल।
तो कैसे हम लोग इमोशनल कंट्रोल को इम्प्रूव करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो वी विल डिस्कस दिस विद इन 4 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट इज सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद स्वयं का रेगुलेशन। कैसे रेगुलेशन कैसे करेंगे, तो कोई भी चीज़ रेगुलेट कैसे करता है, उसका अच्छा खराब सब जान के, यानी द एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशन एंड इम्पल्सेस। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन कैसे होगा, जब आप खुद के इमोशन को मैनेज कीजिएगा। इमोशन जनरली कैसा होता है, एक होता है प्लीजेंट और एक अनप्लीजेंट। प्लीजेंट जो हमको खुशी देता है, अनप्लीजेंट जो कि हमको खुशी नहीं देता है। तो इस सारा का सारा खेल हमारा दिमाग का है। ये सारा का सारा खेल ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का है, जिसका सब डिवीजन है पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसी पे पूरा खेल है हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स का। तो यही है कि द एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस, अपना इमोशन को मैनेज करना। और इम्पल्सेस, इम्पल्सेस क्या है, तो अभी जो बताया कि न्यूरॉन्स का जो सिग्नल्स आता है जिसके द्वारा हम मतलब फील करते हैं अच्छा खराब, अच्छा अच्छा मतलब थॉट्स, अच्छा खराब, जैसे बताया ना प्लीजेंट एक्सपीरियंस या फिर अनप्लीजेंट, सुख दुख का अनुभव जो करते हैं। अवॉइडिंग रैश डिसीजंस, तो सेल्फ रेगुलेशन हमको मतलब इमोशंस को मैनेज करने में तो मदद करेगा ही, इमोशंस और इम्पल्सेस। उसके बाद एवॉइड मतलब कोई भी गुस्सा में आके कोई भी खराब डिसीजन, रैश डिसीजन लेने से बचाएगा हमको। और एक्शन, कोई भी मतलब होता है ना, आजकल तो नॉर्मल हो गया, जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, मतलब बात बात पे फ़ोन पटक देते हैं या फिर कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो उस टाइम हम लोग को ज़्यादा सोचते नहीं हैं वो लोग। तो अगर आप सेल्फ रेगुलेशन मतलब अच्छे से समझे रहेंगे, खुद के थॉट्स मैनेज करना जान जाएंगे, तो आप जल्दी ये सब खराब डिसीजन नहीं लीजिएगा, खराब एक्शन नहीं लीजिएगा। तो दिस मीन, इसका मतलब हुआ कि पॉजिंग एंड थिंकिंग बिफोर रिएक्टिंग। तो कोई भी कितना भी खराब चीज़ से सिचुएशन है, तो थोड़ा सा रुक के आराम से सोच समझ के तब डिसीजन लेंगे। तो नंबर सेकंड पॉइंट जो हो गया इम्पैथी। तो एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। तो सिंपैथी मतलब होता है आपका सहानुभूति, जैसे कि कोई प्यासा आदमी है, उसको हम गए पानी पिला दिए, तो ये हमारा सिंपैथी हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ इम्पैथी, इम्पैथी मतलब होता है समानुभूति, यानी कि हम उसी की तरह सोचेंगे कि यार वो प्यासा आदमी बेचारा कितना मतलब अभी कितना दर्द में होगा, कितना उसके अंदर प्यास लगा होगा, कितना परेशानी हो रहा होगा, उसके बाद जाके उसको पानी वानी पिलाएंगे, मतलब उसके इमोशन को फील करेंगे अच्छे से। तो अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरिंग द इमोशंस ऑफ अदर, तो इसका मतलब हो गया कि अपने आप को दूसरे के जगह रख के सोचते हैं। तो इस सब का ज़रूरी बहुत होता है हम लोग को, जैसे हॉस्पिटल में तो तरह-तरह के पेशेंट आते रहते हैं, तो उस टाइम हम डाँट तो नहीं देते उसको, मतलब उसके जगह खुद को रख के सोचते हैं कि अगर हम भी होते या फिर मेरा भी तबीयत खराब होता है, तो हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते। तो एम्पैथिक एटीट्यूड के अनुसार हम अपना इमोशन को मैनेज कर लेते हैं। और आपका थर्ड पॉइंट हो गया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग बताया कि स्ट्रेस क्या होता है, तो कोई भी पेनफुल इमोशन जो है ना, वो स्ट्रेस है, जो कि हमको जो कि डिप्रेशन कॉज करता है। डिप्रेशन में अगर ज़्यादा दिन तक रहा, लॉन्गर टाइम तक, तो आपको डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, यूटिलाइजिंग टेक्निक्स, तो स्ट्रेस कैसे कैसे मैनेज कीजिएगा, यूटिलाइजिंग टेक्निक्स सच एज डीप ब्रीथिंग। तो एक होता है ना कि मतलब अगर खराब सिचुएशन है तो आराम से बोलते हैं एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, तो मतलब आराम से सांस लेते छोते मतलब एकदम आराम से। उसके बाद डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन या फिर एकदम ध्यान में लग जाएगा। मूवी सब में आप ज़्यादा देखते होंगे। और फिजिकल एक्टिविटी, ये तो आप नॉर्मल देखते होंगे कि कोई भी आदमी को ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो मतलब बहुत को होता है पंचिंग बैग पे मतलब बॉडी सॉडी, या फिर डीप्स यू जिम वाले तो डंबल उम्बल उठाने लगते हैं, मतलब एकदम फिजिकल एक्टिविटी करेगा या फिर एकदम सांस लेने लगेगा, या फिर कैसे मेडिटेशन करने लगता है, यानी कि इमोशन को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। लिखा है ना कि फिजिकल एक्टिविटी टू रिड्यूस स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को कम करेगा और मेंटेन इमोशनल कंट्रोल बैलेंस, तो इमोशनल कंट्रोल को बैलेंस संतुलन बना के रखेगा।
और आपका चौथा पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या समझते हैं आप लोग? यानी कि घुलना, अनुकूलित होना, घुल-मिल जाना। तो जैसे कि आप बहुत जगह देखते होंगे कि कोई आदमी गिर गया तो बहुत कोई हँसने लगता है उस टाइम, तो उसको बहुत बुरा लगता है उस टाइम, झटपट से खड़ा हो जाना ये वो। तो आप ही सोचिए कि उसकी जगह आप रहिएगा, दूसरे को हँसेगा तो कितना गुस्सा बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका एडेप्टेबिलिटी, इसको अच्छे से समझेंगे आप। जैसे कि देखिए, आपका दोस्त है, वो आपको अपना दुःख भरा किस्सा सुना रहा है, तो उस टाइम आप हँस दीजिएगा तो कैसा लगेगा उसको? बहुत खराब लगेगा, लगेगा ना? तो उस टाइम अपने इमोशंस पे, भले वो कितना भी आपको हँसी आ रहा हो, लेकिन आप उस पे कंट्रोल करके आराम से उसका हाँ सुनिएगा, हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा। तो एडेप्टेबिलिटी, बीइंग फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू एडजस्ट योर इमोशनल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपना मतलब इमोशनल रिस्पॉन्स को एडजस्ट कीजिएगा। तो कहीं आप मैयत में गए हैं तो वहाँ आप हँसने-नाचने गाइए तो नहीं लीजिएगा, वहाँ आप रोइएगा। जनरली जैसा सब कर रहा है तो अपने इमोशंस को काबू में रख के मतलब, एक तो ऐसा होता है कि आप जहाँ जाते हैं ना, अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, मेंटली हेल्दी भी है, तो आप जहाँ जाइएगा ना वहाँ घुल-मिल जाएगा। वहाँ के लोग के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार आप घुल-मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका एडेप्टेबिलिटी। तो हम लोग समझ लिए आज कि इमोशनल कंट्रोल क्या होता है। तो आइए एक बार समराइज़ कर लेते हैं फिर से शुरू से अंत तक कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इमोशन क्या है। तो इमोशन, इमोशन मतलब ऐसे तो बोल सकते हैं कि ये डिराइव हुआ है, इसका उत्पत्ति हुआ है लैटिन शब्द से, जिसका मतलब जो कि है इमोवेयर, जिसका मतलब होता है कि टू स्टार अप अथवा टू एक्साइट। लेकिन हम लोग अगर कॉमन भाषा में जो बोलते हैं कि कॉमन भाषा, जिसे नॉर्मली यूज में कि इमोशन क्या है, तो इमोशन इज रेफर टू एज ए सब्जेक्टिव फीलिंग। तो सब्जेक्टिव फीलिंग, फीलिंग जो भी है वो हमारा इमोशन हो गया। तो सब्जेक्टिव फीलिंग जैसे कि हमारा इंटरनल फीलिंग क्या है, एक्सटर्नल फीलिंग क्या है, स्टेटस समझते हैं आप लोग? अभी जो एग्जांपल दिए कि आपको भड़काना होगा ना तो कोई दूसरा कोई 2 गो गाली देके चल जाएगा, आप भड़क जाइएगा। लेकिन वही आप एगो इमोशनल मतलब ठीक से कंट्रोल रहिएगा। तो अगर आप उस टाइम कुछ काम कर रहे हैं, बेला है तो ऐसे बैठे हैं तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर उस टाइम आप कुछ काम कर रहे हैं तो बोलिएगा ठीक है रुको तुमको बताते हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, तुमको देख लेंगे। तो कोई भी सब्जेक्टिव फीलिंग्स है तो उसके प्रति जो भी हम फ़ील कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्टिव थॉट्स यू के प्रति जो भी हम फ़ील कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया इमोशन। तो इमोशनल कंट्रोल मतलब वही हो गया कि एबिलिटी टू मैनेज और रेगुलेट वन्स इमोशंस पार्टिकुलरली इन ए स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गया या फिर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया। चैलेंजिंग सिचुएशंस जैसे कि मतलब कोई भी अचानक से कोई भी मतलब पहाड़ टूट गया आपके ऊपर, बोलते हैं ना कि अचानक एक साथ बहुत सारा दुःख आ गया, तो उस टाइम आप कैसे खुद को सँभालते हैं? बीइंग अवेयर ऑफ योर इमोशन, खुद के इमोशन से अवेयर होना या और अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि क्या होगा अगर हम भी टूट गए। और जैसे कि की एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल कंट्रोल, तो कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, क्या इसके की एस्पेक्ट्स हैं? की एस्पेक्ट्स यानी कैसे जानेंगे कि कोई मतलब इमोशनल कंट्रोल अच्छे से मतलब वो कोई भी इमोशन को झेल सकता है। तो एक होता है सेल्फ रेगुलेशन, तो वो खुद के थॉट्स पे, फीलिंग्स पे मैनेज करेगा अपना इमोशन को, इम्पल्सेस को, जो भी हमारा नर्व सिग्नल्स आता है, और अवॉइड करेगा रैशेस डिसीजन। कोई ख़राब डिसीजन लेने से बचेगा, उसको अवॉइड करेगा। अथवा कोई भी ख़राब एक्शन से, जैसे कि अभी एग्जांपल दिए थे कि आजकल लोग बात-बात पे फ़ोन पटक देते हैं या फिर कोई सामान तोड़ देते हैं। तो ये सब करने से पहले एक बार 2 मिनट रुकिएगा, सोचिएगा, उसके बाद ये सब कुछ डिसीजन लेगा। यानी दिस मीन्स पॉजिंग एंड थिंकिंग बिफोर रिएक्टिंग। रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोचेगा। और उसके बाद एम्पैथी, यानी कोई आदमी है तो उसको देख के हँसेंगे नहीं, उसके जगह खुद को रख के सोचेंगे। कोऑपरेटिव बिहेवियर रहेगा हमारा। अंडरस्टैंडिंग मतलब खुद के साथ-साथ दूसरों का भी इमोशन समझेंगे। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी हो गया कि कोई भी स्ट्रेस है, अभी जो एग्जांपल दिए थे कि
बहुत सारा बच्चा होता है, डर जाता है कि अरे यार 1 सप्ताह में एग्ज़ाम है, इतना सारा सब्जेक्ट है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, अभी तो चैप्टर नाम भी याद नहीं है। तो ये सब स्ट्रेस में आके वो जो पढ़ना होता है वो भी उतना भी नहीं पढ़ पाता, और कुछ होता है जो कि स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है, यानी इतना पढ़ लेता है कि पास हो जाता है। तो यूटिलाइजिंग टेक्निक्स, यानी ये सब स्ट्रेस आए तो आराम से बैठ के मतलब डीप ब्रीथिंग आराम से सोचिएगा, उसके बाद मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी, ताकि आपको मतलब मदद मिल सके कोई भी स्ट्रेस से उभरने के लिए। टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग इमोशनल कंट्रोल बैलेंस। और आपका चौथा पॉइंट जो था वो है एडेप्टिबिलिटी, यानी घुल मिल जाना, अनुकूल हो जाना। तो बीइंग फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू एडजस्ट योर इमोशनल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति के अनुसार आप अपने मतलब थॉट्स को, इमोशंस को रिस्पॉन्स कीजिएगा। तो इसका एग्जांपल दिए कि कोई आपको अपना दुख भरी कहानी सुना रहा है, तो उस टाइम आप हंसिएगा नहीं ना, तो उस टाइम आप भी उसके साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बिहेवियर में, मतलब हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यूँ करके आप मतलब आराम से सुनते हैं, जैसा उसको भी लगे कि नहीं ये ध्यान दे रहा है, ये मतलब मेरा इमोशन को समझ रहा है, तो ऐसे करते। तो हम लोग समझ लिए कि इमोशनल कंट्रोल क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोग तब तक के लिए जय हिंद, आप लोग पढ़ लीजिएगा तब तक।